सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है इन्हें पाने के लिए। मैं मोइन खान 10th क्लास की स्टडी में आप सभी को आगे लेकर चलना चाहता हूँ। मैंने एक चैप्टर की मुहिम छेड़ी है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इस चैप्टर के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। वास्तविक संख्या, इससे पहले जो लास्ट क्लास है उसमें मैंने कुछ बेसिक्स पॉइंट बताए थे जो आप लोगों के बहुत काम आएंगे। वो बेसिक पॉइंट आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अगर मैथमेटिक्स की मैं बात करूं तो बेसिक पॉइंट आपके लिए एक गोल्डन चांस साबित होंगे। अगर आपने वो बेसिक्स पॉइंट को समझा होगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं जब मैं यहाँ पर स्टेप सोल्व करूंगा तो आप भी मेरे साथ सहयोग करोगे। हम जैसा कि चैप्टर हमारा फर्स्ट है और इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे वास्तविक संख्या। इस चैप्टर को मैंने दो पार्टों में डिवाइड किया था कि वास्तविक संख्या को मैं जब पढ़ा रहा था तो मैंने कहा कि वास्तविक संख्या की परिभाषा देने से पहले मैं कुछ परिभाषाएं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए प्राकृत संख्या, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। फिर दूसरे नंबर पर मैंने बताई थी कि पूर्ण संख्या, और तीसरे नंबर पर मैंने बताई थी पूर्णांक संख्या, चौथे पॉइंट पर बताया था कि परिमेय संख्या, पांचवें पॉइंट पर बताया था अपरिमेय संख्या, इन सभी संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था। पहले पॉइंट पर मैंने बताई थी कि प्राकृत संख्या इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। दूसरे पॉइंट पर मैंने बताया था कि पूर्ण संख्या जिसे इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर। तीसरे पर बताया था पूर्णांक जिसे कहते हैं इंटीजर, और चौथे पर बताया था परिमेय संख्या जिसे कहा था रेशनल नंबर। पांचवें पॉइंट पर हम लोगों ने बताया था इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। दोस्तों मैंने कहा था कि प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम एक से शुरू करते हैं और अनंत तक चलते जाते हैं, और पूर्ण संख्या वो संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हुई जाती हैं। इस तरीके से मैंने आपको बताया था। पूर्णांक की अगर मैं बात करूं तो पूर्णांक में लेकर माइनस इनफाइनाइट से -3, -2, -1, 0 प्लस इनफाइनाइट तक ये चलती जाती हैं। परिमेय संख्याओं के बारे में मैंने बताया था कि जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो परिमेय संख्या होती हैं जहां Q ≠ 0 होता है। अपरिमेय संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो वह अपरिमेय संख्याएं की कैटेगरी में आती हैं। और मैंने कहा जैसे √2 जिनका एग्जैक्ट मान नहीं हो, एक निश्चित मान नहीं हो, जैसे √3, जैसे पाई इत्यादि सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। मैं वापस रिपीट कर देता हूं। प्राकृत संख्याओं की जानकारी दी, पूर्ण संख्या की मैंने जानकारी दी, पूर्णांक की जानकारी दी, परिमेय संख्या की जानकारी दी, अपरिमेय संख्या की जानकारी दी। दोस्तों मैंने पूर्णांक संख्या को दो पार्टों में डिवाइड किया था। एक धनात्मक पूर्णांक मैंने कहा था, और दूसरा मैंने ऋणात्मक पूर्णांक कहा था। एक पार्ट पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक, मैंने दूसरा पार्ट में कहा था। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? लाइक 1, 2, 3, 4 अप टू डैश 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 इनफाइनाइट। नेगेटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं? -1, -2, -3 अप टू डैश 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 इनफाइनाइट तक चलते हैं। अब आप लोगों के मन में एक चीज आई होगी कि सर ठीक है, माना धनात्मक पूर्णांक संख्या 1, 2, 3 अप टू डैश डैश अनंत तक चलती जाएगी, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1 से लेकर के अनंत तक चलती जाएगी, लेकिन 0 तो आपने मेंशन किया ही नहीं। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि 0 एक ऐसा नंबर है जो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, लेकिन पूर्णांक है। ना ऋणात्मक है ना धनात्मक है, लेकिन पूर्णांक है। इसी तरीके से मैं अगर आगे चलूंगा तो मैं कहूंगा कि धनात्मक पूर्णांक को भी मैं दो भागों में डिवाइड करूंगा। धनात्मक पूर्णांक को जब दो भागों में डिवाइड करूंगा तो यहां समझिएगा, मैं एक भाग कहूंगा इसका भाज्य संख्या,
और दूसरा इसका भाग कहूंगा मैं अभाज्य संख्या। मैंने कहा कि धनात्मक पूर्णांक संख्या को मैं दो भागों में विभाजित कर रहा हूं, एक भाज्य संख्या में और एक अभाज्य संख्या में। तो आप ध्यान दीजिएगा, भाज्य संख्याएं वो सभी संख्याएं होती हैं जिनमें खुद के साथ साथ और एक के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जा सके। लाइक में 4 की बात करूं तो 4 एक ऐसी संख्या है जिसमें 4 खुद का भी जाता है, एक का 4 में भाग भी जाता है और 4 के अंदर 2 का भी भाग जाता है। तो खुद का और एक का, इससे अलावा किसी अन्य संख्या का जब भाग जिस संख्या में चला जाता है वो संख्या भाज्य संख्या की कैटेगरी में आती है। लाइक इसी तरीके से मैं बात करूंगा अभाज्य संख्या की। जैसे मैं बात करूं 2, 3 और 5, ये कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनमें खुद का और एक से अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। अब आप लोगों के मन में एक चीज आती होगी, कई बार सम और विषम की कहानी थोड़ी चलती होगी, तो हम कहते होंगे कि सम 0, 2, 4, 6, 8 इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। लाइक में बात करूं 3, 5, एक भी है इसमें 5, 7, 11, 13 इत्यादि संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो हमारा यहां से एक पॉइंट निकल करके आया कि सर एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है। कौन सी है वो? 2 क्या है? एक सम होने के साथ साथ अभाज्य संख्या भी है। इससे अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या की कैटेगरी में नहीं आती है। लाइक 2 को छोड़ करके भाज्य संख्याओं में तो बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, सम संख्याओं का पूरा भरमार मिलेगा। आप लोगों के मन में एक चीज आई होगी कि 9 भाज्य है अभाज्य, तो 9 के अंदर 9 का भाग भी जाता है, 9 के अंदर 1 का भाग भी जाता है, 9 के अंदर 3 का भाग भी जाता है, तो 9 कैसी संख्या हुई? 9 भाज्य संख्या हुई। वापस से रिपीट कर रहा हूं, प्राकृत संख्या जिन्हें कैपिटल N से व्यक्त किया जाता है, पूर्ण संख्या जिन्हें W से व्यक्त किया जाता है, पूर्णांक जिसे इंग्लिश में इंटीजर बोला जाता है I से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर को हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। वापस से मैं रिपीट करता हूं, धनात्मक पूर्णांक को मैंने भाज्य और अभाज्य संख्याओं में बांटा। तो मैंने कहा कि भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें स्वयं और एक के अलावा अन्य सभी संख्याओं का भाग चला जाता हो। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग न जाता हो, वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब सुनिएगा, प्राकृत पूर्ण और जिस संख्याओं के अंदर परिमेय और अपरिमेय संख्या शामिल हो, पर जिस संख्याओं के अंदर परिमेय और अपरिमेय संख्या शामिल हो वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर। दुनिया की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंदर समाहित होती हैं। मैंने कहा कि जिस संख्याओं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। सब चीज की मैं डेफिनेशन दे चुका हूं एक पॉइंट की, आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं लास्ट सबसे पहले जो इसमें पार्ट डाला था उसके पार्ट के अंदर बहुत गहराई से इनको डिस्कस किया था। ये आपका रिवीजन के तौर पर बता दिया है। मैं आगे इस चैप्टर में मूव करता हूं और आगे बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें क्या क्या आएगा। एक एक पॉइंट को आराम से समझते जाइएगा। अगर वीडियो की स्पीड ज्यादा लगे आपको मेरे पढ़ाने की तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, या आपके पास में सुविधा उपलब्ध है। तो ये सभी पॉइंट मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। अब मैं वास्तविक संख्याओं में इस चैप्टर में आगे की ओर चलता हूं और बताना चाहता हूं आपको इस चैप्टर में आगे क्या आएगा। तो दोस्तों, हमने जाना 2 पूर्णांक के लिए हमने जाने थे। एक पूर्णांक हमने जाना था धनात्मक पूर्णांक और एक हमने जाना था ऋणात्मक पूर्णांक। अब इस ऋणात्मक पूर्णांक की हमारे इस चैप्टर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। बार बार जो नाम यूज होगा वो यूज होगा धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक का। मैंने कहा 1, 2, 3, 4 अप टू डैश 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 अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो धनात्मक पूर्णांक की कैटेगरी में आती हैं। इससे आगे अब हम डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के क्रम में हमारे एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय आती है इस चैप्टर में। वो क्या कहती है समझेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज क्या है और क्या काम आती है वो हम समझेंगे।
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एग्जाम की दृष्टि से अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर के अंदर पूछी जा सकती है। तो दोस्तों ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती क्या है? यूक्लिड हमारे एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने धनात्मक पूर्णांक को व्यक्त करने के लिए एक प्रमेय दी, इसका एक विस्तृत अध्ययन करने के लिए एक प्रमेय दी, वो प्रमेय कहलाई यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। होती क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का? a बराबर bq प्लस में r। इस प्रमेय के ऊपर 2-3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे, मैं यहीं पर उनको डिस्कस कर दूंगा, आप समझते जाना। मैं कह रहा हूं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दी थी यूक्लिड वैज्ञानिक ने, ये प्रमेय थी a बराबर bq प्लस में r। जब ये प्रमेय आई तो इसके ऊपर एक कंडीशन अप्लाई की गई थी कि 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। अब यहां हम जानेंगे a क्या है। a हमारा कहलाता है भाज्य, b हमारा कहलाएगा भाजक, q हमारा कहलाएगा भागफल, r हमारा कहलाएगा शेषफल। आप लोगों के मन में एक चीज आ रही होगी कि सर फिर ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, इसकी कंडीशन क्या है, ये क्या है? मैं इसको बहुत शालीनता के साथ आपको समझाऊंगा। देखिए मैंने कहा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, a बराबर bq प्लस में r। यूक्लिड ने धनात्मक संख्याओं के विभाजन के लिए एक प्रमेय दी थी जिसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के नाम से जानते हैं, जो होती है a बराबर bq प्लस में r, जिसकी लिमिट होती है कि 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। तो आप लोगों के मन में चीज आ रही होगी कि 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन क्या है। मैं इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर रहा, मैं इसको आपको डेप्थ में समझाना चाहता हूं, तो आप समझिएगा मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब क्या है। तो कुछ एक अलग सी चीज है दोस्तों, वो समझ लेना आप। मैं कहूंगा कि हमारे पास में 4 प्रकार के चिन्ह लेंगे, ये असमीकाओं के चिन्ह कहलाते हैं, इनको साधारण भाषा में असमीका बोला जाता है। असमीकाओं के चिन्ह होते हैं, इसको बोलते हैं हम ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन, इसको बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। अगर इनके साथ में इक्वल का साइन लग जाए जैसे ये इस तरह से, तो इसको बोल देंगे लेस देन इक्वल टू, और अगर उसके साथ में इक्वल का साइन लग जाए तो इसको बोल देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। ये वाला चिन्ह किसको रिप्रेजेंट करता है, ये वाला चिन्ह किसको रिप्रेजेंट करता है? मान लीजिए हमारे पास में एक पॉइंट है x इज लेस देन 1, इसका मतलब होगा जिसकी तरफ ये चिन्ह अपना मुंह खोलता है, जिसकी तरफ ये चिन्ह अपना मुंह खोलता है वो संख्या बड़ी होती है। जिसकी तरफ ये चिन्ह अपना मुंह खोलता है वो संख्या बड़ी होती है दूसरी संख्या की अपेक्षा। वापस से समझिएगा, यहां पर इसका मतलब है x लेस देन 1, इसका मतलब हुआ कि जो 1 है वो x से बड़ा है, 1 किससे बड़ा है, x से बड़ा है। मेरा कहने का मतलब यह है जिसकी तरफ मुंह खुलेगा वो संख्या बड़ी होगी, तो यहाँ पर 1 x से बड़ा है। अगर इसी को मैं इस तरीके से समझना चाहता x इज ग्रेटर देन 1, तो मैं कहूंगा कि जो x है वो 1 से बड़ा है, x 1 से बड़ा है, और अगर यहाँ की मैं बात करूं तो x का मान 1 से छोटा है, हम यह भी कह सकते हैं। और यहाँ पर x का जो मान है वो 1 से बड़ा है। अगर मैं इनके अंदर इक्वल का साइन लगा देता दोनों के अंदर, तो इसका मतलब यह होता कि जो x है वो 1 से छोटा या 1 के बराबर हो सकता है, जो x है वो 1 के बराबर या x 1 से बड़ा हो सकता है। शायद उम्मीद करूंगा ये दोनों चीज आप लोगों ने समझ लिए होंगे। वापस में यही पर आ जाता हूं, हम लोग जानते हैं कि r क्या होता है, r होता है शेषफल, r होती है हमारे पास में शेषफल। इसमें यहां पर मैं आधे पार्ट को डिस्कस कर लूं। 0 लेस देन इक्वल टू r, इसका मतलब हुआ कि जो शेषफल का जो मान है, शेषफल का जो मान है या तो 0 के बराबर आ सकता है या फिर 0 से बड़ा, या तो शेषफल 0 आ सकता है या शेषफल का मान 0 से बड़ा हो सकता है। और आगे इसकी ये कंडीशन और इसमें p लेस देन p, इसका मतलब हुआ जो शेषफल है वो हमेशा भाजक से छोटा होगा। इसका मतलब है जो शेषफल है वो हमेशा भाजक से छोटा होगा, लेकिन
0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। यहाँ तक शायद मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। मैंने क्या पढ़ाया, सिर्फ मैंने इतना सा बताया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, वो क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस में आर। हम लोग जानते हैं 0 लेस देन आर लेस देन बी ये इसकी लिमिट होती है, नोट कर लीजिएगा। आर यहाँ पर शेषफल है, बी यहाँ पर भाजक है, क्यू यहाँ पर भागफल है, आर शेषफल है, ए यहाँ पर भाज्य है। ये निकल कर कहाँ से आई, इसको निकाला कहाँ से गया था वो समझिए आप लोग। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ कि यूक्लिड वैज्ञानिक ने धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के विभाजन के लिए एक प्रमेय दी थी। वो प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उस वैज्ञानिक के नाम पर कहलाई। वो प्रमेय यह है a बराबर बी क्यू प्लस में r। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखिए तो आपको a बराबर बी क्यू प्लस में r और उसके साथ उसकी लिमिट होती है जो 0 लेस देन r लेस देन b। ये तो आप लोग सभी जानते होंगे कि जो शेषफल होता है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है और भाजक से हमेशा छोटा होगा। ये कंडीशन क्या है, भाजक से हमेशा छोटा होगा, तो मैं आपको बता दूं, मैं रब कर रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रमेय को मैं थोड़ा डेप्थ में और बता दूं कि ये क्या होती है। एक बार आपने बचपनों में खूब पढ़ा होगा और देखा भी होगा बचपन में कि इस ब्रैकेट के अंदर होता है हमारा भाज्य और यहाँ पर जो होता है वो होता है हमारा भाजक। यहाँ पर जो होता है हमारा वो होता है भागफल और नीचे जो हमारा बचता था वो हमारा शेषफल होता है। अब हमारे टीचर लोग बोलते थे कि बेटा आपको ये चेक करना है ये सही है या गलत है, तो आपको ये काम करना पड़ेगा, इसको और इसको आपस में गुणा कर दीजिए। अगर आपको चेक करना है आपने भाग सही किया है तो इसको और इसको आप गुणा कर दीजिए और जो गुणा करने पर टोटल आ रहा है उसको इसमें जोड़ दीजिए। हमारे जो टीचर लोग थे वो कहते थे कि आपको चेक करना हो तो इसको और इसको आपस में गुणा कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए। अगर ऐसा करने पर ये बीच वाली संख्या आ जाती है तो तुम्हारा भाग सही है, अन्यथा गलत है। उसी चीज को यूक्लिड विभाजन यूक्लिड वैज्ञानिक ने बताया कि हमारे पास एक प्रमेय होती है जो समझ लेना दीदी, भाजक भाज्य का मान कब आ रहा है, इसका और इसका गुणा करने पर और इसको जोड़ने पर। तो वापस में लिख देता हूं कि भाज्य बराबर भागफल इंटू सॉरी बात देखिए, भाजक इंटू भागफल और प्लस में शेषफल। ये बहुत काम की चीज है भाई, मैं बार बार इसको यूज करूंगा और आपको मैं इसी के माध्यम से बहुत क्वेश्चन को सोल्व करवाऊंगा। भाज्य को हम a बोलते हैं, इसको हम a बोलते हैं, इसको हम b बोलते हैं, इसको हम q बोलते हैं, इसको हम r बोलेंगे। ये हमारा a होता है, b भाजक होगा, q भागफल हो गया, r हमारा शेषफल हो गया। a बराबर बी क्यू प्लस में r, इसकी लिमिट बता दी मैंने और थोड़ा सा और बता देता हूँ कि इसका मान 0 से बड़ा या b से छोटा होता है। क्यों? हम लोग जानते हैं, अगर मान लीजिए मैं किसी भाग की बात करूं, जैसे मान लीजिए मैं कहूं 15 के अंदर हम लोग भाग दे रहे हैं 2 का, हम सिंपल सा कह सकते हैं कि 2 7 14 होता है सर, शेषफल कितना बचता है 1। अब हम लोग जानते हैं कि भाजक कितना है 2 है और शेषफल कितना है 1, तो शेषफल छोटा है और भाजक बड़ा है। अगर शेषफल बड़ा होता तो क्या वो भाजक से और भाग नहीं हो जाता? क्या वो भाजक से और भाग नहीं हो जाता? इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो शेषफल का जो मान है वो भाजक से हमेशा छोटा मिलेगा, क्योंकि अगर वो बड़ा होगा तो उस भाजक के द्वारा और विभाजित किया जा सकता है। हम आगे और इस क्वेश्चन को कर सकते थे, तो इसकी कंडीशन ये है। और देखिए हमेशा हर एक सिचुएशन में जब माइनस शेषफल की बात नहीं करूंगा, ऋणात्मक शेषफल की बात नहीं करूंगा, जब तक शेषफल जो होगा या तो 0 या फिर 0 से बड़ा होगा, हर एक सिचुएशन हर एक कंडीशन को फॉलो करेगा। मेरा पॉइंट यह था कि भाज्य ब्रैकेट के अंदर होता है, भाजक बाहर होता है, भागफल इधर होता है और शेषफल यहाँ होता है। भाज्य को ऐसे लिखते हैं
भाजक को b से, भागफल को q से और शेषफल को r से। हम कहते हैं कि इसका और इसका गुणा करने पर लाइक भाजक और भागफल का गुणा करके उसको शेषफल के साथ जोड़ देने पर भाज्य का मान आ जाता है। तो मैंने वही कहा कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल, a बराबर बी क्यू प्लस में r, a b q और r। ये प्रमेय आपके यहाँ से निकल करके आई। इस प्रमेय के बेस पर आपके 3 या 4 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं उन्हीं का एक टाइप, मेरा एक ही मेथड होता है हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने का। मैं एक मेथड के द्वारा अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से उसको सोल्व करवाएंगे, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन मेरा एक ही मेथड यहाँ पर इस तरीके के उस क्वेश्चंस को फॉलो करेगा और आप उसे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। आप एक क्वेश्चन को समझिएगा, फिर आप आपके जो एनसीईआरटी की बुक है जो 2020-21 के लिए यूजफुल है उसको आप देखकर उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा वास्तविक संख्याओं में युगल विभाजन प्रमेयिका पढ़ी। उस प्रमेयिका के आधार पर 3 या 4 प्रकार के जो क्वेश्चंस बनते हैं, मैं एक टाइप का यहाँ से उनमें से क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूँ। तो समझिए, आपके युगल विभाजन प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि प्रत्येक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है। देखिए, लाइक बात कर रहा हूँ सम पूर्णांक की, और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। एक बात समझने की यहाँ पर कोशिश कीजिएगा। मैंने आप लोगों को जब ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा था तो वहां पर इन सभी नामों पर डिस्कशन कर दिया था कि धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, वो अभी हमने डिस्कस किए थे कि 1 से लेकर 2, 3 अप टू इनफाइनाइट तक। उसने एक बार हमसे कहा कि प्रत्येक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है। सम पूर्णांक कौन से पूर्णांकों की बात कर रहा है? धनात्मक पूर्णांकों की। और धनात्मक पूर्णांकों में सम पूर्णांक कौन कौन से हो गए? 2, 4, 6 और 8 लाइक एटसेट्रा जो भी हैं। अगर धनात्मक पूर्णांक में विषम की बात करेगा तो विषम हो जाएंगे 1, 3, 5, 7, लेकिन इनका यूज कैसा होगा ये समझने की कोशिश कीजिए। ये धनात्मक पूर्णांक मैंने आपको बता दिया, एक पूर्णांक जो वर्ड आ रहा है इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंटीजर क्या होते हैं? पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें 0 होता है जो पूर्णांक होता है लेकिन ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें एक चीज माननी होगी, और माननी क्या है वो समझ लीजिए, समझना। सॉल्यूशन इसका इस तरीके से हमको करना है, प्रत्येक क्वेश्चन को ऐसा जितने भी क्वेश्चन आपको बुक में लिखे हैं सभी को एक मेथड से सोल्व करना, गारंटी दे रहा हूँ, चैलेंज है हर किसी को। सॉल्यूशन कर रहा हूँ उसका, देखिए यहाँ पर लिखोगे कि माना Q कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2 है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से वो क्या होती है? a बराबर bq प्लस में r। यहां पर लिखना था माना a कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है और b का मान यहाँ पर 2 है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसकी लिमिट होती थी, मैंने आपको बताया कि 0 लेस देन r लेस देन b। तो देखिए यहाँ पर b की वैल्यू आई, तो आई कहां से, b का मान कहां से आया, मैं समझा रहा हूं आपको। b का मान हर एक क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। लाइक कहां से आप b का मान ढूंढोगे, आप कंफ्यूज रह जाओगे कि सर ने तो b का मान 2 ले लिया, लेकिन कहां से ले लिया हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग मुझे बताओगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है a बराबर bq प्लस में r, तो सिंपल सी बात है q का गुणांक कौन है? b। यहाँ पर भी q का गुणांक 2 है और यहाँ पर भी q का गुणांक 2 है, तो हर जगह q का जो गुणांक है वो सेम आ रहा है। तो मैंने कहा b का मान मैंने यहाँ से उठा लिया 2। मैंने कहा कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिससे एक समपूर्णांक 2q आया और एक विषम पूर्णांक 2q प्लस में 1 आ रहा है, क्या ये सही रूप है?
तो अब देखिए इसमें कंडीशन हमारे पास में है, तो ये हम रख देंगे 0 लेस देन r लेस देन b, b का मान है हमारे पास में 2। इसका अर्थ यहां से ये कहता है कि जो r का जो मान है वो 2 से होगा छोटा। r का जो मान है वो किससे छोटा होगा भाई? 2 से छोटा होगा, क्योंकि 2 की तरफ मुंह खुल रहा है और r की तरफ बंद हो रहा है। इसका मतलब है जो r का जो मान है वो 2 से छोटा होगा। लाइक में बात करूंगा, r की हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है? एक 0 बना और एक 1 बना। 2 से छोटे तो कौन कौन से होंगे? एक 0 और एक 1। भाई 2 तो 2 के बराबर हो जाएगा, लेकिन 2 के बराबर यहाँ पर कंडीशन है नहीं, 2 से छोटे लेने हैं, तो 0 और क्या हुआ? 1। अब देखिए मैं इस प्रमेय में वैल्यू पुट कर रहा हूं, r बराबर 0। जब r बराबर 0 तो a बराबर b का मान कितना है भाई? 2 q एज इट इज r का मान 0, इक्वेशन नंबर 1। सेम उसी प्रकार से r का मान हम रख देंगे अब 1। एक बार 0 रख लिया, एक बार 1 रखेंगे। किसमें रखेंगे? इस वाली विभाजन प्रमेय में a बराबर b का मान 2 है, q एज इट इज, और r का मान 1 है, इक्वेशन नंबर 2। तो हमें एक चीज हमने देखी कि जब मैंने सम 0 सम है, तो मैंने जब 0 को उठाकर रखा तो जी सम वैल्यू रखने पर जो पूर्णांक है a बराबर 2 बना है नहीं बना। और जब मैं शेषफल का मान माइनस रख रहा हूं, मतलब सॉरी विषम पूर्णांक रख रहा हूं, तो क्या बताओ मुझे ये विषम धनात्मक पूर्णांक बना या नहीं बना? ये सम धनात्मक पूर्णांक बना, ये विषम धनात्मक पूर्णांक बना। तो हम कहेंगे कि समीकरण 1 से स्पष्ट है, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक समपूर्णांक 2q तथा विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। हेंस प्रूफ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको बेस्ट लगी हो, तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।